हेलो स्टूडेंट, अगर आप CUT UG 2026 एस्पिरेंट है तो ध्यान से सुनो। जैसे एग्जाम पास आते हैं ना, वैसे बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, सब कुछ एक साथ पढ़ना। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो ये गलती कभी नहीं करते। वो अपनी स्ट्रीम के हिसाब से अपनी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, देन उसको फॉलो करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ CUT UG 2026 के लिए स्ट्रीम वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, क्योंकि आपकी स्ट्रीम ही डिसाइड करेगी आपकी स्ट्रेटेजी। और जब आप एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली CUET का किसी भी एग्जाम को आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप CUT UG को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करना चाहते हो तो इन स्ट्रेटेजीज को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपको अच्छा स्कोर दिलाने में। सो वेलकम टू CUT अड्डा, दिस इज़ अनीता शर्मा और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रीम वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे अपने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की, क्योंकि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। अब आपके पास ये सब्जेक्ट होंगे तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी एटसेट्रा, या इसके अलावा कोई और भी है तो भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, तो ध्यान से देखिएगा। NCERT इज इक्वल टू बैकबोन। NCERT को क्यों बैकबोन कहा गया है? क्योंकि NTA खुद कहता है कि आपको सिर्फ NCERT ही फॉलो करनी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे NCERT बेस्ड ही होंगे। इसलिए आपको कोई दूसरी बुक फॉलो नहीं करनी है। कोई भी बुक फॉलो करोगे तो वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, वो अलग। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT फॉलो करनी है, क्योंकि NCERT की लाइन से ही क्वेश्चन बना करके दे दिए जाते हैं। इसलिए ये एक बैकबोन की तरह हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर समरी फर्स्ट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जब पढ़ने बैठते हैं ना स्टार्टिंग में, तो अपनी बुक ओपन करी और अपना लग गए पढ़ने के लिए। लेकिन एक सही तरीका जो होता है वो ये होता है कि पहले आप चैप्टर की समरी को समझिए। उस चैप्टर की समरी को समझने के बाद हमें थोड़ा पढ़ने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा हमारा, और ये भी पता चल जाएगा समरी के दौरान कि इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, ये चैप्टर किस पर बेस्ड है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको कनेक्ट करके बहुत अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, यानी कि समरी, पहले चैप्टर की समरी समझनी है, देन उसके बाद में डीप रीडिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं हम किसकी, फॉलो द टाइमलाइन, फ्लो चार्ट, माइंड मैप मेथड। अब सबसे पहले आपको पता है कि जैसे हिस्ट्री हो गई या फिर पॉलिटिकल साइंस होगी, उसमें टाइमलाइन से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, खास करके हिस्ट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइमलाइन पर फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सारी की सारी टाइमलाइन लर्न करनी है। जो इंपॉर्टेंट है आप उस इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिए। एक अलग से नोटबुक बनाइए, जो जो इंपॉर्टेंट आपको ईयर बताए गए हैं उस चैप्टर के अंदर, तो वो सभी की सभी आप अपने उसमें नोटबुक में लिख लीजिए। लेकिन 1 पेज के अंदर, ज़्यादा बड़ा करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बोरियत थोड़ा सा फील कराती है। तो आपने क्या करना है, 1 पेज के अंदर जितना आप उसको समराइज करके लिख सकते हैं उसका उतना करना है। ठीक है, उसके बाद में फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट बहुत बहुत काम आते हैं। जैसे आपने कोई भी, मान लो ये जैसे मैंने गांधी जी का NCM लिया, ठीक है, गांधी जी ने NCM स्टार्ट किया, तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी तो उसको फ्लो चार्ट की गांधी जी ने NCM जब स्टार्ट किया तो यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस जो है वो शट डाउन हो गए थे, क्योंकि स्टूडेंट ने वहाँ जाना बंद कर दिया था। तो जो भी इससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं, तो आपने फ्लो चार्ट के थ्रू, मतलब थोड़े से टाइम में, मतलब विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपने इस पूरे टॉपिक को रिकॉल कर लिया। तो इसी तरह के फ्लो चार्ट्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके रिवीजन में। उसके बाद यहाँ पर आते हैं माइंड मैप। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को विद इन 10 to 12 मिनट्स में अगर आपने रिकॉल करना है, अगर आपने इसको रिवाइज करना है, तो ये माइंड मैप बहुत काम आते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, ये सारे के सारे 80-20 रूल्स पता होगा ना, तो ये सारे 20% वाले हैं, जिसे जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और जहाँ से अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी। टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन चार्ट प्लस फ्लो चार्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम रिटेंशन। अभी जो फ्लो चार्ट मैंने अभी आपको बताया, फ्लो चार्ट से आप क्या करोगे, ये जो आपकी टाइमलाइन है और फ्लो चार्ट है, यही दोनों आपके रिटेंशन पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। और यही जो रिटेंशन पावर है, जब आप इसको अप्लाई करोगे अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, तो एक्यूरेसी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, PYQ इज इक्वल टू गोल्ड माइन। PYQ को क्यों गोल्ड माइन कहा गया है? क्योंकि खास करके ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के अंदर क्या होते हैं कि एज इट इज़ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए एज इट इज़ इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो कभी ऐसे भी हो सकता है कि एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके वो यहाँ आपके क्वेश्चंस को पूछ लेंगे। तो PYQs को सॉल्व करना मत भूलेगा। PYQs आपको एक तरीके से अच्छा स्कोर दिलाने में मैं कहती हूँ कि 40 to 50% ये वेटेज रखते हैं। तो इनको जरूर से करना है। ठीक है, PYQs को सॉल्व करना है। रिवीजन
मेथड जरूर फॉलो करना है। अब ये रिवीजन कब कब करनी है, किस किस दिन करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आज जैसे आपने कोई टॉपिक आपने रिवाइज किया, ठीक है, आपने पढ़ लिया वो टॉपिक, उसके थर्ड डे के बाद, ठीक है, तीसरे दिन करना है, उसके बाद 7th डे को करना है, रिवीजन करनी है, उसके बाद 15 डे को करनी है, और फिर उसके बाद 30th डे को करनी है। तो अगर आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर को इस 4 बार की रिवीजन में अगर आप उसको कवर कर लिया तो वो टॉपिक आप, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा और वो कभी नहीं भूलोगे। तो बस ये 4 दिन फिक्स कर लो अपने, ठीक है। एक तो सेम डे, मतलब आज आपने किया, ठीक है, आप उसको पढ़ लिया, उसके बाद 3rd डे, ठीक है, आपने कल नहीं, परसों नहीं, और उससे नेक्स्ट डे, तो 3rd डे आपने उसको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने 7th डे करना है, 15 डे करना है और 30th डे करना है। बच्चा ये 4 दिन अगर आपने किसी टॉपिक को दे दिए ना, आप वो कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। तो ये स्ट्रेटेजी थी किसकी? ये स्ट्रेटेजी थी हमारे ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की। अब बात करते हैं साइंस टीम को कैसे प्रिपेयर करें। तो आपके पास सब्जेक्ट होंगे साइंस वालों के पास में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, या एडिशनल में और कोई है तो आप इसमें एड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम मेन सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने हैं, देन उसके बाद में फॉर्मूला पर आना है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन फॉर्मूला लेटर, उसके बाद में फॉर्मूला प्लस लॉ बुक। अब ये जो भी आपके जैसे फिजिक्स है या फिर आपके जो मैथमेटिक्स है ना, इनके अंदर काफ़ी सारे फॉर्मूलाज दिए होते हैं, लॉज दिए होते हैं, तो उनको ना आप एक सेपरेट नोटबुक बना करके उनको एक पेज में आप लिख लीजिए। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करना है, एक पेज में लिखना है, ठीक है। उसको एक पेज में कंक्लूड कर दीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लॉज और फॉर्मूलाज आए हैं। 3rd नंबर पर बात करते हैं एनसीईआरटी लाइन्स इज इक्वल टू डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर मैं बायो और केमिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी की लाइन से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनाकर पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे किसकी, डेली प्रैक्टिस की। तो डेली आपको 30 से 40 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आपको लगाने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे फिजिक्स और मैथ्स की बात करूँ तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये रीडिंग प्लस रिविजन बेस्ड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसकी मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ये कहूँ कि अगर ये डुप्लीकेट एग्जाम है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एज इट इज़ जैसे हमारे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, मॉक टेस्ट भी उसी का ही एक एग्जाम्पल होता है। तो ये जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट जब सॉल्व करते हैं तो इससे स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज तो होगी, साथ में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है, इसलिए मॉक टेस्ट भी आपने जरूर से लगाने हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स स्ट्रीम को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पास में ये सब्जेक्ट होंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स और मैथ्स, इंग्लिश एट्सेट्रा, ठीक है। बाकी अगर दूसरे भी एडिशनल है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, डिवाइड द टॉपिक्स। तो आप अपने टॉपिक्स को डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो अकाउंट्स जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड आपका सब्जेक्ट है। इको की बात करूं तो इको आपके कॉन्सेप्ट प्लस ग्राफ पर बेस्ड सब्जेक्ट है। बीएसटी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी प्लस केस बेस्ड ये सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं अकाउंट्स की बात करती हूँ। तो अकाउंट्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस ओनली। जितनी आप अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जो भी आपकी एंट्रीज होती है, जर्नल एंट्रीज वगैरह होती हैं, बार बार अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली इसके अंदर आप महारत हासिल कर सकते हो, मतलब वो क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो अकाउंट्स में क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। फॉर एग्जांपल जैसे जर्नल एंट्रीज हो गई, लेजर्स हो गए, ट्रायल बैलेंस हो गए, ठीक है, रेशियो एनालिसिस हो गए, एटसेट्रा। अब यहाँ पर डेली आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मेंटेन द फॉर्मूला कॉपी, अपनी जरूर से फॉर्मूला की कॉपी बना लो, राइट। आपको बार बार कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आपने एक नोटबुक बनाई है, ये रिवीजन के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर लास्ट मोमेंट पर जब आपके 2 दिन रह जाएंगे, 3 दिन रह जाएंगे, या आपका सुबह एग्जाम है, रात को आपने सारे फार्मूला रिवाइज करने हैं, तो ये जो नोटबुक होगी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसलिए पहले से अपनी नोटबुक वगैरह प्रिपेयर कर लो हो, किसकी, फॉर्मूला की। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो ग्राफ और कीवर्ड्स बेस्ड जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो जैसे इसमें बहुत सारे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ के तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, जैसे डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, नेशनल इनकम, ठीक है। ग्राफ प्लस फार्मूला बोथ आर इम्पॉर्टेंट। इसमें ग्राफ और फार्मूला दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दोनों पर फोकस करके चलना है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर CUET एग्जाम, जो कीवर्ड्स होते हैं वो इसमें बहुत पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, इसलिए कीवर्ड्स पर ज़रूर से आपने ध्यान देना है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ताकि आप उसको ईजिली उसका आंसर दे सकें। इसलिए
कीवर्ड्स पर ज़रूर से आपने फोकस करना है। बार बार मैं कीवर्ड्स क्यों लिख रही हूँ, ताकि इनसे क्वेश्चन कोई भी आए तो आप उसको गलत ना करो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ की। बिजनेस स्टडीज़ इज इक्वल टू कीवर्ड्स बुक। तो बिजनेस स्टडीज़ भी जो है एक तरह की टोटली मतलब कीवर्ड बुक हम कह सकते हैं इसको, बिजनेस स्टडीज को। तो प्रिंसिपल्स, जैसे इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर प्रिंसिपल्स की बात करूँ, लाइक द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और फ्यूल प्रिंसिपल्स एटसेट्रा। अगर मैं थ्योरीज की बात करूं तो मोटिवेशन थ्योरीज हो गई या लीडरशिप थ्योरीज हो गई एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी होंगी, ठीक है। अगर मैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, लाइक प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गई और स्टाफिंग हो गया, उसके बाद में डायरेक्टिंग हो गई, ठीक है, कंट्रोलिंग एटसेट्रा, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो आप इन पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैम्पल पेपर और PYQs, ठीक है, इनको तो जरूर से सॉल्व करना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो। सैम्पल पेपर यानी कि मॉक टेस्ट और PYQs आपने जरूर से सॉल्व करने हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर वो होता है जो अभी रिसेंटली ट्रेंड चल रहा होता है, उसी पर बेस्ड जो है वो अथॉरिटी जो है उसको एग्जीक्यूट करती है, उसको मतलब निकालती है। इसी तरीके से PYQs से हमें ये हेल्प मिलती है कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है, ताकि हम एक सही अप्रोच लगा करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि CUET एग्जाम में इन सभी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते अगर हम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, या टीचर्स हमारी हेल्प करें, टीचर्स से पढ़कर हम इसको और थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, तो आप एनरोल कर सकते हो CUET 2026 का महापेक प्रो, महापेक या फिर एम्बिशन बैच को। तो आप इनमें से, ये हिस्ट्री के माइंड मैप है, ठीक है, जो मैंने खुद से डिजाइन किया, तो आप इसको भी चाहे तो परचेज कर सकते हो, या फिर क्लास 12th का जो क्रैश कोर्स है आप उसको भी कर सकते हो। तो ये दोनों क्लास 12th के लिए और ये CUET प्लस क्लास 12th दोनों के लिए है, ये क्रैश कोर्स है। अगर लास्ट मोमेंट पर एक अच्छी सी रिवीजन और प्रैक्टिस लेकर जाना चाहते हो तो आप इनमें से किसी में भी आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। अब ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी? ये सारी चीजें मिलने वाली आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, डाउनलोड करेंगे करियर्स अड्डा की ऐप को। देन उसके बाद में यहाँ पर जाएंगे, आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, तो अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ क्रैश कोर्स अभी लेना है, मुझे अपनी क्लास 12th पहले अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप क्रैश कोर्स पर जा सकते हो। क्रैश कोर्स पर आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको विजेता के वेरिएंट मिलेंगे, ठीक है। आप जिस भी स्ट्रीम के हो तो सारे स्ट्रीम्स के आपको विजेता, ठीक है, क्रैश कोर्स बैच मिलेगा। ये साइंस का है, ठीक है, ये विजेता प्रो और विजेता प्रो मैक्स, ये CUET प्लस क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स है, चाहे तो आप इसके लिए ले सकते हो। ये कॉमर्स के लिए है और ये आपका आर्ट्स के लिए है, ठीक है। इसमें किसी में भी एनरोल करने के लिए, फॉर एग्जांपल कि मान लो आपने विजेता प्रो, ठीक है, ये लिया, जिसमें आपको बुक भी दी जाएगी, प्रो के अंदर बुक दी जाएगी, विजेता सिंपल के अंदर बुक नहीं दी जाएगी, सिर्फ ई बुक दी जाएगी, और विजेता प्रो मैक्स के अंदर आपको CUET प्लस आपकी बोर्ड एग्जाम दोनों को क्रैश कोर्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी इतना देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको कूपन कोड लगा देना है Y489। तो इस Y489 कूपन कोड को लगा करके आप किसी भी विजेता के अंदर या एम्बिशन के अंदर या महापैक के अंदर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं इस कूपन कोड को लगा करके। क्या? Y489, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, और सब कुछ समझ में आ गया है, या इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।